हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो पिछली 2 वीडियो से हम डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ड्यूरिंग द ईयर डेथ या रिटायरमेंट हो जाती है, तो उन केसेस में जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं फॉर करंट ईयर, उनको कैसे एस्certain किया जाता है और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि पार्टनर्स अगर अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हों, तो उसको कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे, सो दैट हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो करंट ईयर होता है। करंट ईयर मतलब अगर रनिंग ईयर में किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम कैसे एसरटेन करते हैं। So normally retirement of a partner takes place at the end of accounting period, but there can be a case where a partner decides to retire in the middle of the year. तो नॉर्मली रिटायरमेंट जैसे हमने डिस्कस करा था, रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनर जो है कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रिटायर हमेशा एट द ईयर एंड होते हैं, क्योंकि ईयर एंड में बुक्स तो वैसे भी बननी होती हैं। तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट्स एक ही बार में हो जाती हैं। बट हो सकता है कि किसी कंपल्शन की वजह से ड्यूरिंग द ईयर भी कोई पार्टनर रिटायर हो, या फिर जो डेथ होती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर मे अकर एनी टाइम, तो वो तो आप प्लान नहीं कर सकते। तो इन बोथ दीज केसेस मतलब या तो डेथ हो गई है या इन बिटवीन ऑफ द ईयर पार्टनर रिटायर हुआ है, द आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स अर्नड टिल दैट डेट। मतलब कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, जैसे अभी हमारा चल रहा है 26 27, ठीक है। अब 26 27 में क्या हुआ है, अगर इन बिटवीन कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर होता है कोई पार्टनर, तो क्या होगा, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ डेथ कुछ तो प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट हुए होंगे 1 अप्रैल से लेके उस डेट तक। तो उन प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि बुक्स तो क्लोज होंगी नहीं अभी। और वैसे भी जो बुक्स हैं वो इतनी क्लियरली आपको डिफाइन नहीं करती हैं। कई बार हमारे बिजनेस सीजनल होते हैं, कई बार प्रॉफिट हमें लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में मिलता है, कई बार हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में ही हमें मेजर प्रॉफिट मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो इस तरह के केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि जो प्रॉफिट्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, दैट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इन दैट केस। ठीक है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हमें चाहिए कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट्स या लॉसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इन दिस केस प्रॉफिट्स आर ascertained बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो नॉर्मली दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस पे और एक होता है टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे। तो इन दो मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम बेसिस मेथड में क्या होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग करंट ईयर्स प्रॉफिट्स, मतलब हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर हमारे कितने प्रॉफिट्स थे वो देखते हैं और अभी तक कितना टाइम पीरियड फ्रेम निकल गया है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले, सपोज पार्टनर रिटायर हो रहा है 30th जून को। ठीक है। 30th जून को रिटायर हो रहा है मतलब अप्रैल मई जून एक क्वार्टर पूरा चला गया। और लास्ट ईयर के प्रॉफिट जो थे सपोज हमारे थे 12 लैक्स, ऐसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमारे 12 लैक्स प्रॉफिट्स थे फुल ईयर में, और अभी तक एक क्वार्टर यानी 3 मंथ्स जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि इतने ही प्रॉफिट इस साल होने वाले थे, तो 3 मंथ्स में प्रोपोर्शनेटली कितने होते। ठीक है। तो 3 मंथ्स में इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका 1/4 हो जाएगा यानी कि 3 लैक्स। तो हम अज्यूम करेंगे कि अब तक यानी 30th जून तक हमारे 3 लैक्स प्रॉफिट हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं टाइम बेसिस मेथड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट करंट ईयर्स प्रॉफिट्स, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट हैज़ बीन अर्नड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए हम उसको प्रोपोर्शनेटली कर पाते हैं। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। समटाइम्स अब ये इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। इसका पॉइंट क्या है, हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लिया, तो ये भी तो हो सकता है लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर था वो एक्सेप्शनल रहा हो। एक्सेप्शन मतलब या तो बहुत ही अच्छा रहा हो या बहुत ही बुरा रहा हो, एवरेज जैसे नॉर्मल हमारे ईयर्स रहते हैं वैसा नहीं था। तो इस तरह के केस में या तो रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो
इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली कई बार क्या होता है, इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स हम एवरेज ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स ले लेते हैं, सो दैट अगर कोई फ्लक्चुएशंस हो वो एवरेज आउट हो जाएं। जैसे सपोज 4 ईयर्स की एवरेज ले ली, 3 ईयर्स की ले ली, 5 ईयर्स की एवरेज ले ली। तो इंस्टेड कि हम पिछले साल का 1 साल का प्रॉफिट लें, हम पिछले 4-5 साल के ईयर्स की एवरेज ले लेते हैं, जिससे हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं और फिर उसको हम कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अज्यूम करिए कि हमारे जो एवरेज प्रॉफिट थे वो थे 6 लाख, मतलब पिछले 4 या 5 साल के एवरेज प्रॉफिट 6 लाख थे। तो हम 3 मंथ्स को एस्टिमेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 लाख। तो दूसरी, अगर हम एवरेज मेथड लेंगे तो हमारा प्रॉफिट एस्टिमेटेड आएगा 1.5 लाख रादर देन 3 लाख। ठीक है, आई होप अब आपको ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि टाइम बेसिस पे हम क्या करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला, या तो हम प्रीवियस ईयर को बेस बना के उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं पिछले साल के प्रॉफिट्स को, या फिर हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज लेके उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड मेथड आ जाता है टर्नओवर बेसिस मेथड या सेल्स बेसिस मेथड। इस मेथड में हम टाइम को कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं कि लास्ट ईयर कितनी सेल्स थी, उस सेल्स के बेसिस पे पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम टाइम नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं टोटल कितनी सेल्स थी, और हम ये देखते हैं कि इस साल जो करंट डेट ऑफ अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट हमारी सेल कितनी हो गई है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो रेट है, ये रेट हमारा मेंटेन रहेगा, जो पिछले साल रेट था उसी रेट पे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सेल के बेसिस पे हमारे कितने प्रॉफिट होने चाहिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं इस पीरियड के। ठीक है, तो इस बेस में हम सेल्स को बेस बना के उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमारा रेट सेम रहेगा। So in this method, we have to consider the profits and the sales of the last year. Profit is estimated to be earned uniformly at the same rate. तो हम ये वही हम सेम रेट पे एज्यूम करते हैं कि ये प्रॉफिट उसी रेशियो पे आएगा, और इसीलिए हमें सेल्स पता होती है तो हम उसी रेशियो को लगा के प्रॉफिट एस्टिमेट कर लेते हैं। सो प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स मेड टिल दैट डेट। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो टाइम बेसिस मेथड लगा के या टर्नओवर मेथड लगा के एस्टिमेट करेंगे, एसरटेन करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट्स को। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। मायरा, शबनम एंड विपुल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1:4। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है, रेशियो है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st of March 2019 was 1 lakh. विपुल डाइड ऑन 30th of June 2019। ठीक है, तो कितना हो गया, अप्रैल मई जून, तो एक क्वार्टर के बाद विपुल की डेथ होगी। एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। तो एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। सो कैलकुलेट शेयर ऑफ विपुल इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। तो देखिए, हमें पिछले साल के प्रॉफिट्स 1 लाख दिए हुए हैं, और ये हम पहले वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये टाइम बेसिस वाला मेथड, क्योंकि इसमें और तो लगेगा नहीं। तो इसमें क्या है, 1 लाख है और एक क्वार्टर हमारा पास हो गया है, यानी कि हमें 3 मंथ्स के प्रॉफिट एस्टिमेट करने हैं। तो अगर 1 लाख है तो 3 मंथ्स के डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये आपके आ जाएंगे 25,000। तो 25,000 टोटल प्रॉफिट है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें से विपुल का शेयर हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो विपुल का शेयर कंट्रीब्यूट करने के लिए विपुल का शेयर क्या है, 4/10। ठीक है, तो इसको 4/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 1 लाख। विपुल शेयर कैसे निकाला, प्रोसीडिंग ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट ले लिए। प्रोपोर्शनेट पीरियड, इस साल 3 मंथ्स क्रॉस हो चुके हैं, तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विच इज़ 4/10। तो 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 312, 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, ये आपका आंसर आ गया 10,000। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल का एक और एस्पेक्ट टच करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मीरा, शबनम एंड विपुल 5:1:4 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट 1 लाख है। अब क्या है, विपुल डिसाइड्स टू रिटायर ऑन 30th of June, वही एक क्वार्टर के बाद, इंस्टेड ऑफ डेथ अब ये रिटायर हो रहा है। विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, और उसके हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 1,36,000 फर्स्ट ईयर का है, 150 सेकेंड ईयर का, और 1 लाख जो है करंट ईयर का है, मतलब लास्ट ईयर का है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ विपुल। तो अब हमारा क्या प्रोसेस है, पहले तो हम इन तीनों की एवरेज निकालेंगे।
तो 1,36,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1,00,000, अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,90,000। तो 3,90,000 हमारे टोटल प्रॉफिट्स हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1,30,000। तो ये हमारे है एवरेज प्रॉफिट्स, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10 से, क्योंकि ये है विपुल का शेयर, तो हमें विपुल का शेयर निकालना है। तो ये आपस में कट जाएंगे तो आपका विपुल का शेयर आ जाएगा 13,000। तो ये रही कैलकुलेशन। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले जो कि 130 थे, और फिर हमने विपुल का शेयर निकाल दिया 130 इंटू 3/12 इंटू 4/10, 13,000। क्लियर हो गया। अब सेम एग्जाम्पल को फिर से मॉडिफाई करते हैं। अगेन मीरा, शबनम एंड विपुल 5:1:4 में शेयर कर रहे हैं और 1,00,000 प्रॉफिट है। नाउ ही डिसाइड्स टू रिटायर ऑन 30th of June. Now the agreement provides that the share of profit of the retiring partner will be worked out on the basis of sales. तो ये हमारा जो सेकंड मेथड है वो आ गया है। एंड इट इज़ स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, यानी जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे वो 1,00,000 थे, उस साल सेल्स थी 8 lakhs, and the sales from April 1, 2019 to June 30th, 2019, यानी till the date of retirement जो हमारी टोटल सेल्स है वो है 1,50,000। कैलकुलेट द शेयर ऑफ विपुल इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, पहले तो रेशियो डिफाइन करेंगे। तो रेशियो क्या है, हमने 8 लाख सेल्स के ऊपर प्रॉफिट अर्न करा था 1,00,000, यानी सेल्स को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 1/8 ऑफ सेल्स हमारा प्रॉफिट है। तो 150 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 8 से तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा प्रॉफिट आ गया प्रोपोर्शनेट, और इसमें से विपुल का शेयर आ जाएगा 4/10। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रही इसकी कैलकुलेशन। इफ़ सेल्स इज रुपीज़ 8 लाख, प्रॉफिट इज़ 1,00,000। इफ सेल्स इज rupee, the profit would be 1/8, यानी 1,00,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख, एंड इफ द प्रॉफिट इज 1,50,000, तो इसको हम इस रेशियो में निकाल देंगे, एंड आर टोटल प्रॉफिट वुड बी 18,750। उसका 4/10 हम कैलकुलेट करेंगे जो कि विपुल का शेयर होगा, विच इज़ 7,500, जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आई होप अब आपको प्रॉफिट्स कैसे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे एस्टिमेट करते हैं, ये क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना प्रॉफिट बनता है डिसीज्ड पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर का। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। नाउ फॉर रिकॉर्डिंग रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, एंड आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो नेचुरल सी बात है, आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं, और P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब बाद में लेटर P&L सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर गेनिंग रेशियो। तो अल्टीमेटली जैसे हम गुडविल में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी गेनिंग रेशियो में हम ये सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट को। ऑल्टरनेटिवली, ये सिंगल जर्नल एंट्री कैन बी मेड। तो इन दो एंट्रीज की बजाय हम एक डायरेक्ट सीधी एंट्री भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दें, इंडिविजुअल अकाउंट्स को। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट वही आ जाएगा। ठीक है, बाय डेबिटिंग द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग द आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आपने ये भी सीख लिया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसे हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में भी डिस्कस किया था, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जब पार्टनर्स अपने कैपिटल्स को रीएडजस्ट करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So in such a situation, the sum of balances in the capitals of the continuing partners may be treated as the total capital of the new firm unless specified otherwise. तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं बिजनेस को, उनके जो भी कैपिटल आते हैं उन दोनों का टोटल कर लिया जाता है और उसको कैपिटल बना मान लिया जाता है फर्म का। ठीक है, जैसे सपोज सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद बी और सी बचे हैं। बी की कैपिटल आ गई है से 5 lakhs, बी का कैपिटल अकाउंट 5 lakhs पे आ गया है, और सी का आ गया है सपोज 3,50,000, और ये दोनों शेयर करते हैं प्रॉफिट सपोज 3:2 में।
तो अब क्या करेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद इन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो हम ये अज़्यूम करेंगे कि फर्म की कैपिटल हो गई है 8,50,000 और फिर इस 8,50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो होगी इनकी आइडियल शेयर कैपिटल। जैसे इस केस में अगर हम इसी स्पेसिफिक केस की बात करें, तो 850 का 3/5 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5,10,000 और दूसरे का आ जाएगा 3,40,000। यानी बी की जो कैपिटल है दैट शुड बी 510, लेकिन बी की एक्चुअल में कितनी है 5, तो बी क्या करेगा 10,000 प्लस और लेके आएगा। और सी की होनी चाहिए 340, लेकिन सी की कितनी है 350, तो सी माइनस 10,000 यानी 10,000 विड्रॉ कर लेगा। तो इस तरह से नॉर्मली हम एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। तो ये सारा वही लिखा हुआ है, इसको मैंने पहले ही आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा दिया सो दैट आपको समझना ईजी हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ये जो दो अकाउंट हैं इनको बेस बना लेते हैं। तो हमने क्या करा 850 कैपिटल बना दी फर्म की, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अनलेस ये बताया जाए नहीं हमारी कैपिटल 10 लाख है या 12 लाख है 15 लाख है, अगर ये डिफाइन कर दिया तो हम उसको बेस बना लेंगे, अदरवाइज नॉर्मली हम इन दोनों का टोटल करते हैं और उसको नई कैपिटल बना लेते हैं। Then to ascertain the new capital of the continuing partners, the total capital of the firm is divided amongst the remaining partners as per new profit sharing ratio. तो हमने यहाँ पे जो किया 850 को डिवाइड कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये आ गई। तो ये वाला स्टेप है। एंड देन द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन द इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट्स में बी कैलकुलेटेड। तो ये हमने एक्सेस या शॉर्टेज कैलकुलेट कर ली, एक का 10,000 शॉर्ट पड़ रहा है, एक का 10,000 एक्स्ट्रा है, तो such shortage or excess shall be adjusted by depositing the cash or withdrawing of cash as the case may be by the partners। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वो 10,000 लेके आएगा और ये 10,000 विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा। तो जो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा कैश लेके आए हैं या जो कैश विड्रॉ करा है, तो वो सिंपल एंट्रीज होती हैं। अगर एक्सेस कैपिटल हमने विड्रॉ किया है तो नेचुरल सी बात है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो पार्टनर का अकाउंट हम रिड्यूस कर देंगे। और किसी पार्टनर का अगर शॉर्ट है तो वो लेके आएगा कैश या बैंक के थ्रू बैलेंस और उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डाउट्स को आप कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, नीरज एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। नाउ नीरज रिटायर्स, तो ये नीरज रिटायर हो गया है, एंड मोहित एंड सोहन डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट 1,20,000। तो इस केस में हमें कैपिटल फिक्स कर दी गई है 120। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000 एंड 41,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब इस केस में हमें डिफाइन कर दिया कि हमारी कैपिटल 120 रहेगी और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो वील अज्यूम कि ये 2:1 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इनकी रेशियो है 2:1। जो फर्म की कैपिटल फिक्स हुई है वो है 1,20,000। इसका मतलब 120 जो है वो इन दोनों में बढ़ जाएगी, मोहित और सोहन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मोहित का जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 80,000 और सोहन का पार्ट है 40,000। ठीक है, तभी 120 होगा ना, दोनों का मिला के 2:1 में। अब जो कैपिटल बता रहा है वो बता रहा है कि सोहन के पास है 82,000 क्रेडिट बैलेंस है और इसके पास 41,000 क्रेडिट बैलेंस है। तो ये इनके पास ऑलरेडी एक्चुअल बैलेंसेस हैं, एक्चुअल बैलेंसेस, और ये हैं डिजायर्ड कैपिटल। तो हमारे पास 80,000 डिजायर्ड कैपिटल है लेकिन इसकी कैपिटल है 82,000, तो ये क्या करेगा 2,000 विड्रॉ कर लेगा, माइनस कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 41,000, तो ये भी क्या करेगा 1,000 विड्रॉ कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के जो कैपिटल अकाउंट है मोहित का 2,000 से और सोहन का 1,000 से डेबिट हो जाएंगे और टू बैंक या कैश करके हम 3,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रही कैलकुलेशंस। 80,000 और 40,000 बनती थी, 82 और 41 है, 2,000 इसका विड्रॉ करना है, 1,000 इसका विड्रॉ करना है। इन दोनों के अकाउंट्स को हमने डेबिट कर दिया 2,000 और 1,000 से, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट विद 3,000। तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
इसमें क्या लिखा है, आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. नाउ दीपा रिटायर्स after making all adjustments relating to revaluation, goodwill, and accumulated profits, etc., the capital accounts of Asha and Lata showed a credit balance of 160 and 80. ठीक है? It was decided to adjust the capitals of Asha and Lata in their new profit sharing ratio. You are required to calculate the new capitals of the partners and record necessary journal entries for bringing in or withdrawal of the necessary amounts involved. अब देखिए इसमें भी कोई न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो दी तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू करेंगे 3:1 में। तो 3:1 में ये कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो कैपिटल है वो 160 और 80 है। तो इसमें कोई डिजायर्ड कैपिटल नहीं दी है, कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये वही केस है जो हमने अभी डिस्कस किया था पहले। तो 160 प्लस 80 240 जो है वो फर्म की कैपिटल है और उसको इनको 3:1 में मेंटेन करना है। तो आशा और लता का जो डिजायर्ड कैपिटल है वो कितना होगा 3:1 में, यानी कि 1,80,000 यहाँ आ जाएगी आशा की और 60,000 होगी लता की। अब जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितना है वो देख लेते हैं। एक्चुअल इसकी है 1,60,000 है और इसकी है 80,000। तो अब इस केस में क्या होगा, तो इसका डिजायर्ड कैपिटल है 1,80,000 और एक्चुअल में है 160, यानी इसका 20,000 शॉर्ट है। तो इसको 20,000 लेके आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट 180। इसके पास ऑलरेडी 60,000 जो है वो डिजायर्ड कैपिटल है और एक्चुअल में इसके पास 80,000 है, तो ये 20,000 विड्रॉ कर लेगी। तो ये विड्रॉ करेगी और ये लेके आएगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस आ गई, ये हमने निकाल लिया। 180 और 60 चाहिए, ये प्लस 20,000 ये लेके आएगी और ये विड्रॉ कर लेगी। और ये रही उनकी एंट्रीज। आशा जिसको लेके आना है उसका अकाउंट डेबिट हो, बैंक अकाउंट डेबिट करके आशा का अकाउंट हमने 20,000 से क्रेडिट कर दिया है। और लता जिसको पेमेंट करनी है तो लता का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट और उसको बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो इससे हमारा जो अकाउंट है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ये थी दूसरी टाइप की एडजस्टमेंट जो जनरली क्वेश्चंस में आती है। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ललित, पंकज एंड राहुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. So after all adjustment, Lalit's retirement with respect to general reserve, goodwill and revaluation, तो ललित जो है वो रिटायर हो चुका है। The balances in the capital account stood at 70,000, 60,000 and 50,000 respectively. It was decided that the amount payable to Lalit will be brought by Pankaj and Rahul in such a way as to make their capitals proportionate to their profit sharing ratio. अब इसको समझिए, वो ये कह रहा है कि जो ललित को पैसे देने हैं, ललित का अकाउंट है 70,000, तो इसको 70,000 पेमेंट करनी है। तो पंकज और राहुल जो बचे पार्टनर हैं वो इस तरह से पैसे लेके आएंगे, मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:3, यानी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1 हो जाएगी। तो वो इस तरह से पैसे लाएंगे कि दोनों की कैपिटल जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी brought by Pankaj and Rahul after Lalit's retirement. The new profit sharing ratio between Pankaj and Rahul is 1:1. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें 70,000 पे करना है और इन दोनों को अपने कैपिटल्स भी बराबर करने हैं। तो उसका उसका तरीका ये हो सकता है कि हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल कर लेंगे कि टोटल हमें चाहिए कितना। तो 60 प्लस 50 110 प्लस 70 110 प्लस 70 1,80,000, यानी टोटल हमारी कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000। तो अब क्या करेंगे, ये 180 जो है ये दोनों आपस में, क्योंकि दोनों की रेशियो 1:1 है, तो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, यानी दोनों की कैपिटल 90-90 लेके आएंगे। वो अपनी कैपिटल 90 और 90 इक्वल कर लेंगे। तो उससे जो दोनों की कैपिटल नेचुरल सी बात है शॉर्ट ही होगी। तो ये दोनों उस रेशियो में कैपिटल ले आएंगे, कैश ले आएंगे, जिससे कि इन दोनों का जो कैपिटल है वो 90-90 हो जाए और बैलेंस जो बचेगा, जो शॉर्ट है यानी 70,000 जो बचेगा वो अल्टीमेटली पे हो जाएगा, किसको, ललित को पे हो जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या करा, इन तीनों की कैपिटल को पहले टोटल करके कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली विच इज़ 180। अब क्योंकि इन दोनों की रेशियो 1:1 है तो ये दोनों आपस में 50-50 शेयर कर लेंगे, यानी 90,000 ईच शेयर कर लेंगे। और अब वो पैसे कैसे लेके आएंगे, न्यू कैपिटल 90 और 90 होगी और जो एक्चुअल में कैपिटल है जो क्वेश्चन में दी है वो है 60 और 50। तो 60 और 50 उनके पास ऑलरेडी है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएंगे, ये 30,000 लेके आएगा और ये 40,000 लेके आएगा, तो टोटल 70,000 आ जाएगा। तो यही 70,000 से इसको हम पे कर देंगे ललित को।
ठीक है? एनीवे हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय पंकज एंड राहुल, तो जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है इन द कंटिन्यूइंग ईयर, मतलब इन द करंट ईयर, रनिंग ईयर में जब ऐसा होता है, तो हम रनिंग ईयर के या करंट ईयर के प्रॉफिट्स या लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उसके लिए हमने 2 मेथड्स की बात करी थी। एक था हमारा टाइम बेसिस का मेथड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो है प्रॉफिट्स लेते हैं, और एक हमारा था सेल्स मेथड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की सेल्स लेते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि उसी रेट पे हमारे प्रॉफिट्स अर्न होंगे। फिर हमने बात करी पार्टनर्स के कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में एग्जांपल्स करी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।